जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है विश्व भूगोल का जलमंडल। टॉपिक का नाम है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो भी होने वाला है शायद। और वीडियो 2-4 दिन अपलोड ना करने का वजह भी है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो जलमंडल का टॉपिक देख लो। पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71%। किंतु इसका मात्र 2% जल की पीने योग्य, यानी कि 71% में से मात्र 2% जो जल है पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। फिर दूसरा है समुद्री गहराई को किस में मापते हैं? समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं। समुद्री गहराई किस में मापा जाता है? तो फैदम में। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर कितना फीट होता है? 6 फुट। उसके बाद है समुद्र में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग भी करते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा यानी कि टाइड क्या होता है? समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। समुद्री जल अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार आने से ही मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। क्या? अगर समान स्थिति से जल ऊपर आता है तो उसे समान स्थिति से अगर जल ऊपर उड़ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और समान स्थिति से अगर जल नीचे उतर जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। और यह किस कारण होता है ज्वार भाटा? तो इसका पहला कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि इन तीनों के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत अधिक आता है, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। इसे क्या कहता है? बृहद ज्वार भाटा। 24 घंटे में दो बार बृहद ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में कितने बार बृहद ज्वार भाटा आता है? तो 2 बार आता है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, जैसे ये समान स्थिति है जल का, यानी कि समुद्री जल का समान स्थिति है, और यहाँ पे जल उठ गया है, यानी कि यहाँ से ये जो स्तर है समान स्थिति का, यहाँ से जल उठ गया है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे ज्वार कहा जाता है। और यही समान स्थिति में यहाँ देखा जाए तो जल इसका स्तर नीचे उठ गया है, जिसे भाटा कहा जाता है। और इसमें है पहला है लघु ज्वार, यानी कि नीप टाइड का जो एंगल होता है 90 डिग्री, यानी कि यह इसका एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल भी पूछता है कि कितने डिग्री पे लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और यहाँ पे सूर्य का, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पे सूर्य का, और बीच में पृथ्वी रहता है, तो इससे लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बृहद ज्वार में 180 डिग्री के कोण बनते हैं। यहाँ से सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद और कोना में पृथ्वी रहती है। सागर तल किसे कहते हैं? यानी कि सी लेवल। समुद्र के ऊपरी सतह को सागर तल कहते हैं। समुद्र के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो सागर तल कहा जाता है। नीतल किसे कहा जाता है? समुद्र का वह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है। नीतल समुद्र का वह निचला भाग है जो भूमि से सट जाता है, नीतल कहलाता है। ये नीतल बहुत ही गहरा होता है। गहराई पर पाई जाने वाली समुद्री जीव को बैंथिक जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहा जाता है? गहराई में पाए जाने वाली समुद्री जीव को तो बैंथिक जीव कहा जाता है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है कौन कौन से क्षेत्र समुद्री नीतल की आकृति दी गई है और यह आकृति के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये इसे कहा जाता है पुलीन तट। यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेंगे लोग, पुलीन तट इसे कहा जाता है, पुलीन तट। उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं लोग तो यह मग्न तट हो जाता है। मग्न तट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ढाल बनता है, जिसे मग्न ढाल कहा जाता है। मग्न ढाल के बाद कुछ दूर पे मैदानी भाग पाए जाते हैं, यानी कि समतल भाग, जिसे मैदान कहा जाता है। मैदान के बाद श्रेणी, यानी कि यहाँ पे जो गर्त बनता है उसे श्रेणी कहते हैं। गर्त आकार आकृति बनती है यहाँ पे, उसे श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी या द्रोणी, इसे द्रोणी भी कहा जाता है। और ये जो अंतिम छोर है इसे गर्त कहा जाता है। अंतिम छोर को गर्त कहा जाता है। और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे कटक कहा जाता है। और कटक इसमें
अगर समुद्र का जो ये जल स्तर है उसके ऊपर अगर यह तट बन जाता है तो इसे चोटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। मग्न तट देखते हैं लोग। मग्न तट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यह महाद्वीपों का अंतिम सीमांत भाग होता है, यानी कि यह महाद्वीपों का अंतिम भाग होता है। इसकी गहराई लगभग 100 फैदम तक होती है। इसकी गहराई कितनी होती है? 100 फैदम तक होती है। यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है। जो मग्न तट होता है यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि इस पर बंदरगाह, पर्यटक स्थल, नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% भाग मग्न तट पर पाए जाते हैं। इसे शेल्फ कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो शेल्फ कहा जाता है। इसकी ढाल औसतन रूप से 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य या उससे भी कम होती है, अर्थात यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। यह समुद्र का कौन सा क्षेत्र होता है? तो सबसे उथला क्षेत्र होता है। उसके बाद है मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। यह सीधा नीचे की ओर धंस जाता है, जिस कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं होता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ढाल पे निक्षेपण नहीं होता है? तो मग्न ढाल पे कोई निक्षेपण नहीं होता है, अतः यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फैदम तक होती है। इसकी गहराई, मग्न ढाल की गहराई कितनी होती है? 2000 फैदम तक। उसके बाद है महासागरीय मैदान, सी प्लेन। यह नीतल का सबसे विस्तृत भाग होता है। महासागरीय जो मैदान होता है यह नीतल का सबसे विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई 3000 से 600 फैदम तक होती है। इसकी गहराई कितनी होती है? 3000 से 600 फैदम तक। इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण 80% पेट्रोलियम यहीं पर पाए जाते हैं। बड़ी मछलियाँ इसी क्षेत्र में मिलती है। बड़ी मछलियाँ भी महासागरीय मैदान में मिलती हैं। द्रोणी यानी कि बेसिन। नीतल के उबड़ खाबड़ गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। यहाँ पे उबड़ खाबड़ होगा। नीतल के उबड़ खाबड़ गड्ढों को क्या कहा जाता है? द्रोणी कहा जाता है। उसके बाद है खाई यानी कि ट्रेंच। सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं। सबसे गहरी जो द्रोणी होगी उसे क्या कहेंगे? खाई कहेंगे। उसके बाद है कटक यानी कि रिज। कटक महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहते हैं। जो महासागर के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं डूबी होती हैं उसे क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। यह कई हजार किलोमीटर तक लंबे होते हैं। सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर का कटक होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी कटक कौन है? तो अटलांटिक महासागर का कटक होता है, जो लगभग 7000 किलोमीटर तक लंबा होता है। यह कितने किलोमीटर तक लंबा होता है अटलांटिक महासागर का कटक? तो 7000 किलोमीटर। इसे मध्य सागरीय कटक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो मध्य सागरीय कटक कहा जाता है। समुद्री पहाड़ी यानी कि सी माउंट। समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? समुद्री पहाड़ी। अब अगला टॉपिक है हम लोग का समुद्री जलधारा यानी कि ओशियन करेंट। प्रवाह, इसमें टॉपिक पहला है यानी कि प्रवाह ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो प्रवाह कहलाता है। धारा यानी कि करंट, इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल जलधारा, स्ट्रीम, इसकी गति सबसे तेज होती है। यह दो या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। अब है धाराओं के प्रकार, यानी कि धारा के कितने प्रकार होते हैं? तो धारा के 2 प्रकार। पहला होता है गर्म जलधारा, दूसरा ठंडी जलधारा। ये स्वभाव, गर्म जलधारा देखते हैं लोग, ये स्वभाव से गर्म होती है। स्वभाव से कैसी होती है? तो गर्म होती है। इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है। इन्हीं कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक के ठंडा नहीं हो पाता है। उसके बाद है अब ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों से निकलती हैं। ठंडी जलधारा कहाँ से निकलती हैं? तो ध्रुवों से निकलती हैं। ये अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती हैं, जो बादल निर्माण नहीं होने देते हैं। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ फ्लैक्टन नामक शैवाल पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो फ्लैक्टन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार होता है। अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। यह क्षेत्र किस लिए होता है? तो मछली उत्पादन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं लोग, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा डागर बैंक उत्तरी सागर में है। उसके बाद ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण कौन से हैं? तो उसको भी देखते हैं लोग। घूर्णन गति यानी कि कोरियोलिस बल के कारण जलधारा उत्पन्न होती है। तापमान में अंतर होने के कारण, यहाँ पे अंतर होने के कारण भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। नीतल की आकृति भी निर्भर करती है और प्रचलित पवन भी जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। तो इसमें पहला सागर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा
उसमें पहली धारा है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये गर्म जलधारा, यह कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा। यह 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। यह कहाँ उत्पन्न होती है? तो 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवन का प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है, जहाँ यह ब्राज़ील से टकराती है। यह जलधारा किससे टकराती है? तो ब्राज़ील से टकराती है। दूसरी है ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा कैसी धारा है? तो गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। यह विषुवतरेखीय जलधारा का ही एक अगला रूप है जो दक्षिण हिस्सा में बहता है। जो किस हिस्सा में बहता है? तो दक्षिण हिस्सा में। उसके बाद है फॉकलैंड की धारा। ये इंपॉर्टेंट है। फॉकलैंड की धारा यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? तो दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलती है और फॉकलैंड द्वीप के समीप आकर ब्राज़ील की धारा से टकरा जाती है। उसके बाद है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यानी कि ठंडी। ये ठंडी जलधारा है। यह फॉकलैंड तथा ब्राज़ील की धारा से मिलकर बनती है। यह फॉकलैंड तथा ब्राज़ील की जलधारा से मिलकर बनती है तथा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर आगे की ओर बढ़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से टकरा जाती है। उसके बाद है बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा ये ठंडी जलधारा होती हैं। यह दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह का ही एक भाग है जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा से मिल जाता है। उसके बाद है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा यह विषुवत रेखा से 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता है तथा व्यापारिक पवन के प्रभाव में आकर उत्तरी अमेरिका की ओर चल देती हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है वह पश्चिमी द्वीप समूह से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है और यह जो 2 भागों में बढ़ती है तो एक पहली जलधारा फ्लोरिडा बनती है। ये भी गर्म जलधारा होती है और दूसरी बनती है एंटीलीज की जलधारा। एंटीलीज ये भी गर्म जलधारा होती है। उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम। यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज इसे फ्लोरिडा तथा एंटीलीज की कंबल कहते हैं क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज के मिलने से बनती है। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वह फ्लोरिडा जलधारा और एंटीलीज के मिलने से बनती है। इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं क्योंकि यह लेब्राडोर के ठंडेपन को कम कर देती है। जहाँ लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम टकराती है वहाँ न्यूफाउंडलैंड द्वीप है जहाँ ग्रैंड नामक मत्स्य क्षेत्र है। जहाँ कौन सा क्षेत्र है? ग्रैंड नामक मत्स्य क्षेत्र है। उसके बाद है उत्तरी अटलांटिक के प्रवाह यानी कि ये भी गर्म जलधारा है। यह लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के टकराने से बनती है। यह आगे चलकर करक से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। किसे टकराकर? करक से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा सीधे चली जाती है जो नॉर्वे की गर्म धारा कहते हैं, जिसे नॉर्वे की गर्म धारा कहते हैं। इसी कारण से उत्तरी भाग में अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। दूसरी शाखा उत्तर की दिशा में चली जाती है जिसे इर्मिंगर की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जलधारा का रूप ले लेती है। तीसरी शाखा दक्षिण की ओर जाती है। तीसरी शाखा किधर जाती है? दक्षिण की ओर, जिसे रेनल की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो किनारी का ठंडी धाराओं का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तरी विषुवतरेखीय में मिल जाती है। नोट देखते हैं लोग, यहाँ पे नोट दिया गया है। बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब है हिंद महासागर की जलधारा। तो पहली जलधारा है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सोमेरु की धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा को सोमेरु की धारा कहते हैं। उसके बाद है दूसरी धारा दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। यह गर्म होती है। यह 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा है वह किससे द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ती है? तो मेडागास्कर द्वीप से टकराकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। और पहली जलधारा का निर्माण होता है मोजाम्बिक की धारा। ये गर्म होती है और दूसरी जलधारा का निर्माण जो होता है वह उसका नाम होता है मेडागास्कर की धारा। ये भी गर्म होती है। उसके बाद है अल्गुहास की धारा। यह ये भी गर्म होती है। यह मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर की धारा मिलने से बनती है। अल्गुहास की धारा
किससे, दो जलधाराओं के मिलने से बनती है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धारा से मिलने से अल्गुहास की धारा बनती है। उसके बाद है चौथा नंबर दक्षिणी हिंद प्रवाह, यानी कि ये ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल अल्गुहास की धारा में आकर मिलता है तथा पछुआ पवनों के प्रक्रम में आने से दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण होता है, जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है। किस क्षेत्र में चलती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तथा आगे जाकर दक्षिणी विषुवत की जलधारा का रूप ले लेती है। अब है प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा, इसमें पहली जलधारा है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये गर्म होती है। यह 15 डिग्री दक्षिणी से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये गर्म होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में चलती है। ये ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में चलती है? तो पूरब के क्षेत्र में चलती है। अंटार्कटिक की धारा ये ठंडी होती है। यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा से टकरा जाती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह यह अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा के टकराने से बनता है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो है यह अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो होती है उससे टकराने से दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का निर्माण होता है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा यह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का अगला भाग है, जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवत जलधारा में मिल जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये गर्म जलधारा होती है। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। जापान से टकराकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जो जलधारा है वह जापान से टकराकर कितने भागों में बढ़ जाती है? तो दो भागों में। पहली जलधारा का जो निर्माण होता है उसका नाम होता है सुशीमा की जलधारा, और दूसरा जिसका निर्माण होता है उसका नाम है क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा ये गर्म होती है। यह क्यूरोसियो तथा सुशीमा के मिलने से बनता है। ये दोनों जब मिलती हैं तो क्यूराइल की जलधारा का निर्माण होता है। सुशीमा और क्यूरोसियो जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? तो क्यूराइल की जलधारा का निर्माण होता है। उसके बाद है आयोसीओ की धारा ये ठंडी होती है। यह ओंकोटस की खाड़ी से निकलती है तथा क्यूराइल की धारा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? क्यूराइल की जलधारा में। उसके बाद है उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये गर्म जलधारा होती है। यह ओकोटस तथा क्यूराइल की धारा से मिलने से बनती है। आगे जाकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। पहली भाग जो बढ़ता है वो अलास्का की जलधारा कहलाती है। अलास्का की धारा यानी यह गर्म होती है, और दूसरी जो जलधारा का निर्माण होता है उसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। ये ठंडी होती है। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? तो ठंडी है। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों के पूरब से टकराकर लौट आता है उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था, अतः इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा को क्या कहा जाता है? तो गिनी की धारा भी कहते हैं। यह हर एक महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो क्या है? यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह कौन सा देश का शब्द है? तो स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर यानी कि एल नीनो की जलधारा है वह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है तथा स्वभाव में यह गर्म होती है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि मानसून ऊपर नहीं आ पाता है। उसके बाद है ला नीनो क्या है? यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। यह स्वभाव से ठंडी होती है। ला नीनो की जो जलधारा होती है वह स्वभाव से कैसी होती है? तो ठंडी। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागर में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देती हैं, जिससे कि वर्षा औसत से अधिक हो जाती है। यह दोनों ही मानव के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि ला नीनो और एल नीनो दोनों मानव के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। एक एल नीनो से अगले एल नीनो के बीच 4 साल का अंतराल होता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। जलधारा के लाभ: परिवहन, मत्स्य उद्योग। जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं जाती हैं वे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती हैं। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहीं घना कोहरा छा जाता है जो नौचालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, यानी कि जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ फ्लैक्टन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। उसके बाद है स्टेट जल संधि। दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है।
दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। जल डमरू मध्य एस्ट्रेल, दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता, दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। उसके बाद है चैनल, दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है, यह चौड़ा रास्ता होता है। उसके बाद है स्थल संधि, दो बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि, दो बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता स्थल संधि कहलाता है, जैसे पनामा, सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र, करा, थाईलैंड। अब अगला टॉपिक है हम लोग का लवणता यानी कि सेलेनिटी। सेलेनिटी क्या होता है उसको देखते हैं लोग। समुद्र के प्रति 1000 kg जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री लवणता की मुख्य कारण नदियाँ हैं, क्योंकि नदियाँ भूमि की सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्र में गिरा देती हैं। बंद सागर की लवणता अधिक होती है। लाइन इंपॉर्टेंट है कि बंद सागर की लवणता अधिक होती है। विषुवत रेखा पर लवणता भी अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ जाती है। उसके बाद है झील या घिरा हुआ क्षेत्र की भी लवणता अधिक होती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घट जाती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से सेलेनिटी घट जाती है। लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डिटमर नामक विद्वान ने दिया था। उन्होंने महासागर में 47 प्रकार की लवणता की खोज किया। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो NaCl पाया जाता है, किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयोडीन होता है। उसके बाद है अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर, उसको देखते हैं लोग। तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है वान झील। ये कहाँ पे है? तुर्की में वान झील, और इसकी लवणता का प्रतिशत है 330%। ये जो प्रतिशत है इसको प्रतिशत व्यक्त करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए जाते हैं प्रतिशत के। उसके बाद मृत सागर, ये इजराइल जॉर्डन के पास है, 240% इसमें लवणता पाया जाता है। उसके बाद है ग्रेट साल्ट लेक, ये USA में स्थित है, 220%। उसके बाद अरब सागर 36%, बंगाल की खाड़ी 30%। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में 36% लवणता पाई जाती है। प्रशांत महासागर में 31%, हिंद महासागर में 35%। नोट देखते हैं लोग, नोट क्या दिया गया है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बैथीमिया की खाड़ी की है। सबसे कम लवणता किसकी है? तो श्वेत सागर की बैथीमिया की खाड़ी, इसकी लवणता मात्रा मात्र 2% है। कितने प्रतिशत है? मात्र 2% है। अब हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, उसको देखते हैं लोग कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका आंसर करते हैं लोग कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3 भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव होता है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे गहरा है? निम्नलिखित में से सबसे गहरा सागर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद है पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला है पृथ्वी पर ग्रह उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। दूसरा कथन है पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी कि मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्र के हिमनदों में आबद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि केवल एक सही है इसका। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी कि मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो यह कौन सा कटक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग
किस में निहित है? तो यह भूमिगत जल के रूप में निहित होता है। किस रूप में? भूमिगत जल के रूप में निहित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर, 1/3 एटमॉस्फेयर के बराबर रहता है। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, महासागरीय नीतल, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय मैदान सबसे विस्तृत भाग है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण है? तो यह अक्षीय द्रोणी, अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी का। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें निहित है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों यानी कि अस्थायी हिम में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। डेटम रेखा क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या होता है? तो समुद्र जल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया गया है। कथन देखते हैं लोग, कथन क्या है? तो पहला कथन है, लघु ज्वार भटाव के समय उच्च ज्वार सामान्य निम्न स्तर तथा निम्न ज्वार सामान्य उच्च स्तर होता है। कारण दिया है, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा भी गलत है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 15 नंबर, महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। ये ऑप्शन यानी कि 15 का डी सही है। इसका व्याख्या अगर हम लोग घटना चक्र जब करेंगे लोग तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री का, ये सब घटना चक्र में इसका व्याख्या दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वारभाटाएँ किसके या किन के कारण होता है या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण भी उत्पन्न होता है ज्वारभाटा, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण भी उत्पन्न होता है और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। और ये अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? तो इसमें फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि टाइपिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं लोग, और इसका सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा M4 यानी कि डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक की ऊंचाई समुद्र ज्वार की दिखाई दे रही है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कैसे आता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहद ज्वार कब आता है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में यानी कि 180 डिग्री पे होते हैं। कितने पे होते हैं? 180 डिग्री पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो यह चंद्रमा से उत्पन्न होती है। कैसे होती है? चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, निम्नलिखित महासागरों में दिए गए डायमेंटिना यानी परिखा स्थित है। डायमेंटिना यानी परिखा कहाँ, किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का
एल्यूशियन, एल्यूशियन हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में, एल्यूशियन कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में। बी का हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर। कर्मेडक, कर्मेडक हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा, सुंडा हो जाएगा आपका हिंद महासागर में, सुंडा कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में। और एस सैंडविच दक्षिणी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब है 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन है, विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन है, तो चैलेंजर, इसका सही आंसर हो जाएगा चैलेंजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, तो यह मरियाना हो जाएगी, मरियाना का गर्त सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का मैच होगा मरियाना ट्रेंच, यानी कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में कौन सा ट्रेंच है, तो अटलांटिक महासागर में प्यूरोटोरिको ट्रेंच, प्यूरोटोरिको ट्रेंच कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में। उसके बाद है हिंद महासागर, जावा ट्रेंच कहाँ पे है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर में है। उसके बाद है आर्कटिक सागर में यूरेशियन, यूरेशियन की बेसिन है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरब सागर का पानी का औसतन खारापन कितना है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, तो 35 पीपीटी, कितना है, 35 पीपीटी। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि, इसकी क्या है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि, इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि। 28 नंबर क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है, सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे अधिक योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड का, किसका योगदान है, सोडियम क्लोराइड का, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है, वान झील में, वान झील में, कहाँ पे, वान झील में, ये कहाँ पे है, तो तुर्की में है वान झील। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा, इस ऑप्शन के हिसाब से तो वह मृत सागर है, किसमें पाई जाती है, इस चारों ऑप्शन में, तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो वैसे में, समुद्र में अगर घनत्व बढ़ता है तो वैसे में क्या होगा, तो लवणता बढ़ती है, लवणता क्या होती है, बढ़ती है, किंतु गहराई कम होती है। तो ये हम लोग का जल जो चैप्टर था ये समाप्त होता है। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, इसको देखते हैं लोग। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी चट्टान की आयु यूरेनियम रेडियो एक्टिव विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बॉफन ने किया था। पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। महाकल्प, पहला है महाकल्प, इसे इंग्लिश में एरा कहते हैं, यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। इसकी कुल संख्या कितनी है, तो महाकल्प की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। उसके बाद होता है युग, यानी कि अपोज, महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया, यानी कि जो महाकल्प होते हैं उसे युग में बांटा गया है, और युग की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। उसके बाद है शक या कल्प, यानी कि पीरियड, प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक अथवा कल्प में विभक्त किया गया है, और इसकी संख्या यानी कि शक या कल्प की संख्या कितनी है, तो 18 है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग, पहला महाकल्प का नाम है प्री पेलियोजोइक आद्य महाकल्प, प्री पेलियोजोइक आद्य महाकल्प। उसके बाद दूसरा पेलियोजोइक, तीसरा मीसोजोइक, चौथा सीनोजोइक और पांचवा नियोजोइक, यानी कि आद्य महाकल्प, पूरा जीवी कल्प, मध्य जीवी कल्प, नवजीवी कल्प, नूतन महाकल्प। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसे हम लोग जब बीपीएससी का या दृष्टि का ज्योग्राफी कवर करेंगे लोग, तो उसमें इसको व्याख्या पूर्ण समझाया गया है। और अवधि इसका देख लेते हैं लोग, इसका अवधि कितने वर्षों तक रहा था, तो प्री पेलियोजोइक अवधि वर्ष था 3 अरब वर्ष, पेलियोजोइक का अवधि था 34 करोड़ वर्ष, मीसोजोइक का अवधि था 18 करोड़ वर्ष से। उसके बाद सीनोजोइक का 6 करोड़ वर्ष, नियोजोइक का 20 लाख वर्ष, यानी कि यह अभी जारी है, नूतन महाकल्प अभी वर्तमान में चल रहा है। युग बांटते हैं लोग, तो प्री पेलियोजोइक को किसी युग में नहीं बांटा गया है, यानी कि पेलियोजोइक को प्रथम युग कहा जाता है,
मीसोजोइक को द्वितीय युग कहा जाता है, सीनोजोइक को तृतीय युग कहा जाता है और नियोजोइक को चतुर्थ युग कहा जाता है। और इसमें कल्प बांटे गए यानी कि पीरियड, और पीरियडों की संख्या कितनी है 18। तो प्री पेलियोजोइक के कितने कल्प हैं 2। पहला है आर्कियन, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक के कितने कल्प हैं 6 कल्प हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन। ये सब किसके कल्प हैं? तो पेलियोजोइक यानी कि पूराजीवी महाकल्प के कल्प हैं। उसके बाद है मीसोजोइक। मीसोजोइक इसके तीन कल्प हैं। इसके कितने कल्प हैं? 3। ट्रियोसिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस है। उसके बाद है सीनोजोइक। सीनोजोइक के 5 कल्प हैं। कितने कल्प हैं सीनोजोइक के? 5। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। उसके बाद है नियोजोइक। नियोजोइक के 2 कल्प हैं, प्लीओस्टोसीन और होलोसीन। अब देखते हैं लोग प्री पेलियोजोइक एरा यानी कि आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प इसके 2 कल्प हैं। पहला आर्कियन, इसमें जीवाश्म में नहीं यानी कि इसमें जीवाश्म में नहीं बने थे, ग्रेनाइट का निर्माण हुआ था। नीस सोना देखने को मिलते हैं। इस युग में नीस सोना और ग्रेनाइट देखने को मिलता है। कैनेडियन शील्ड प्लस फेनोएस्कोडिया भी का निर्माण हो गया था। कैनेडियन शील्ड का भी निर्माण हो चुका था। उसके बाद है प्री कैम्ब्रियन युग आता है। इसमें समुद्र गर्म होने लगे थे। प्री कैम्ब्रियन युग में समुद्र गर्म होने लगे थे और बिना रीढ़ के समुद्री जीव भी दिखने लगते हैं इस युग में। अरावली और धारवाड़ पर्वत इसी काल के हैं। अरावली और धारवाड़ पर्वत जो है, धारवाड़ का पठार और अरावली का पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग के ही हैं। उसके बाद है दूसरा महाकल्प है पेलियोजोइक एरा, पूरा जीवी कल्प। इसके 6 कल्प हैं। पहला है कैम्ब्रियन युग की शुरुआत यहीं से होती है, कैम्ब्रियन युग से। महासागर का अतिक्रमण यानी कि विस्तार होने लगा था इस युग में। कैम्ब्रियन युग में महासागरों का विस्तार होने लगा था। स्थलों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म भी मिलने लगते हैं। इस युग में स्थलों पर समुद्री जीव के जीवाश्म भी दिखते हैं। विंध्याचल पर्वत का भी निर्माण इसी काल में हुआ है। समुद्री जीव प्लस घास भी इस काल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है ऑर्डोविशियन कल्प में समुद्र में सरीसृप देखने को मिलते हैं। घास बड़े बड़े भी देखने को मिलते हैं। इस युग में घास से बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका डूब गया। इस युग में उत्तरी अमेरिका डूब गया। उसके बाद है सिल्यूरियन में सरीसृप ऋणयुक्त प्लस परवाल यानी कि जो सरीसृप थे उनमें ऋण की हड्डी देखने को मिलती है और परवाल भी देखने को मिलते हैं इस युग में। उसके बाद है स्थल पर वनस्पति भी उगने लगते हैं और यह पहली बार कहाँ देखा गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। कैलेडोनियन हलचल भी इस युग में देखने को मिलता है। स्कैंडिनेवियाई पर्वतों में देखा जाता है। उसके बाद है डेवोरियन कल्प है। डेवोरियन कल्प में मत्स्य यानी कि शार्क मछली का निर्माण डेवोरियन कल्प में ही हुआ है। उभयचरों का भी निर्माण इसी कल्प में हुआ है। फन और जंगल भी इस काल में देखने को मिलते हैं। कैलिडोनियन हलचल भी इस काल में देखने को मिलते हैं। कैलिडोनियन हलचल भी। उसके बाद है कार्बोनिफेरस सरीसृप स्थल पर आ जाते हैं। स्थल पर यानी कि स्थलों पर निर्माण इनका सरीसृपों का होने लगता है। घने वृक्ष भार से धंस गए और गोंडवाना चट्टान यानी कि कोयलों का भी निर्माण कार्बोनिफेरस में होने लगता है। उसके बाद है अमेरिकन हलचल भी देखने को मिलता है फ्रांस में। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अलग होते हैं। इस युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग होते हैं। पार्मियन कल्प में भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है और भ्रंशोत पर्वत से अल्पेशियन पर्वत, अल्पेशियन के बाद अल्ताई के बाद स्पेनिश के बाद मेजोरो पर्वत। उसके बाद है मीसोजोइक एरा मध्यजीवी महाकल्प। इसके 3 कल्प हैं। कितने कल्प हैं? 3 कल्प हैं। पहला है ट्राइएसिक सरीसृप का काल। इसे सरीसृप का काल कहा जाता है। जो ट्राइएसिक है इसे क्या कहा जाता है? सरीसृप। आर्क्योट्रेप्स पक्षी प्लस सरीसृप। इस युग में पक्षी प्लस सरीसृप भी देखने को मिलते हैं। जुरेसिक काल में यानी कि जुरेसिक कल्प में डायनासोर देखने को मिलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक का विभाजन होता है इसी काल में। फूल वाला पौधा भी इसी काल में निर्माण होता है, फूल वाला पौधा का। उसके बाद है क्रीटेशियस रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, डक्कन ट्रैप, काली मिट्टी का निर्माण इसी काल में होता है, क्रीटेशियस काल में। कछुआ इसी काल में देखने को मिलता है। कछुआ किस काल में देखने को मिलता है? तो क्रीटेशियस युग में। उसके बाद है सीनोजोइक एरा यानी कि नवजीविक महाकल्प पर्वत निर्माण यानी कि इसे पर्वत निर्माण का काल कहा जाता है।
इसके 5 कल्प हैं। पहला है पेलियोसीन, स्तनधारियों का काल, इसे स्तनधारियों का काल कहा जाता है। बंदर और रॉकी इस काल में देखने को मिलते हैं, बंदर और रॉकी। उसके बाद है ईओसीन। ईओसीन लावा का निकलना, उससे पठार बनना, सरीसृप विलुप्त होने लगते हैं। जब लावा निकलता है तो उससे पठार का निर्माण होता है और उसी पठार में सरीसृप विलुप्त होने लगते हैं। उसके बाद है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में पर्वतों का निर्माण होता है। पालतू जानवर वृहद हिमालय, पालतू जानवर भी इस काल में देखने को मिलते हैं और वृहद हिमालय का भी विस्तार होने लगता है। जो भी हिमालय का आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे लोग कि हिमालय कितने खंड हैं, तो उसमें का एक खंड है वृहद हिमालय, उसका भी निर्माण इसी काल में होता है ओलिगोसीन में। मायोसीन, वलित पर्वत का निर्माण इसी काल में होता है। वलित पर्वत का निर्माण मायोसीन में। हिमालय, मध्य और लघु हिमालय का भी निर्माण मायोसीन काल में होता है। जलीय पक्षी इस काल में देखने को मिलते हैं प्लायोसीन। अगला कल्प है प्लायोसीन। शिवालिक हिमालय, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, उत्तर सागर, यानी कि इन सारे सागरों का निर्माण प्लायोसीन में होता है। उसके बाद है सबसे अंतिम कल्प है नियोजोइक एरा, नूतन महाकल्प। इसके 2 कल्प हैं। प्लीएस्टोसीन, हिमयुग का प्रारंभ, यानी कि हिमयुग का प्रारंभ इसमें हो जाता है, इसे आइस एरा कहते हैं। कुल 4 हिमयुग हैं। पहला है गुंज, दूसरा है मिडल, तीसरा है रीस, चौथा है उर्म। हिम के कारण प्रवाल नष्ट हो गए, स्थल पर आदि मानव का विकास हुआ। इसी काल में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्थल पर आदि मानव का विकास किस कल्प में हुआ था? प्लीएस्टोसीन में हुआ था। होलोसीन, जलवायु में समानता आई, पूर्ण विकसित मानव आए। पूर्ण विकसित मानव किस काल में आए थे? तो होलोसीन काल में। वर्तमान विश्व का निर्माण हुआ है, अब तक यह जारी है। अब तक कौन सा जारी है? तो होलोसीन जारी है। अगला टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए 3 तथ्यों का आधार बनाया। पहला था तापमान, दूसरा था वर्षा, तीसरा था वनस्पति। तो हम लोग ताप के आधार पर देखते हैं लोग। एक किसको डिनोट करता है? तो ए उष्ण प्लस आर्द्र को डिनोट करता है, बी शुष्क को डिनोट करता है, सी से समशीतोष्ण, डी शीत प्लस आर्द्र को डिनोट करता है, ई ध्रुवीय प्रदेश को डिनोट करता है। वर्षा के आधार पर स्मॉल एफ वर्ष भर वर्षा को डिनोट करता है, एम मानसून यानी कि मानसूनी वर्षा को डिनोट करता है, और स्मॉल डब्ल्यू गर्मी में वर्षा को डिनोट करता है, एस ठंडा में वर्षा को डिनोट करता है। मरुस्थल के आधार पर कैपिटल डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, एच गर्म मरुस्थल, के ठंडा मरुस्थल और टी टुंड्रा प्रदेश। कोपेन ने संसार की जलवायु को 12 भागों में बांटा। कोपेन ने संसार की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 12 भागों में बांटा। पहला है विषुवत रेखीय यानी कि एफ यहाँ तापमान हमेशा उच्च रहता है, अर्थात दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जो जलवायु है वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, जैसे अमेजन बेसिन, गिनी, कांगो, पूर्वी द्वीप समूह इत्यादि। उसके बाद है दूसरा जलवायु मानसूनी जलवायु एम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे इंडिया में देखा जाता है। मानसूनी जलवायु 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक मिलती है। यहाँ जैव विविधता अच्छी रहती है। एग्जाम्पल में मानसूनी जलवायु के तौर पर देखते हैं लोग, तो इंडिया, पाकिस्तान और आसियान देश में यह जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद है सवाना तुल्य जलवायु AW। सवाना तुल्य जलवायु AW, ये इंपॉर्टेंट है कि सवाना तुल्य जलवायु को किससे डिनोट किया जाता है? तो AW से। और यह कितने डिग्री अक्षांश तक मिलती है? तो 10 से 30 डिग्री अक्षांश तक मिलती है। वर्षा की कमी के कारण घास निकलते हैं, और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अफ्रीका यानी कि सूडान देश को देख सकते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर शुष्क मरुस्थलीय BWH 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में थार मरुस्थल, बलूचिस्तान, सहारा, अराकामा। पाँचवा नंबर है भूमध्य सागरीय समसागरीय CS 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ठंडा में यहाँ पे वर्षा होती है, जैसे तुर्की, इटली, फ्रांस, भूमध्य सागर, कैलिफोर्निया इत्यादि देश। उसके बाद है चीन समतुल्य CA 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से देश हैं? उरुग्वे, हांगकांग, ताइवान देश हो जाएंगे। उसके बाद है स्टेपी समतुल्य को BSH से डिनोट किया जाता है। 45 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। कहाँ पे? आंतरिक भाग में। और यह एग्जाम्पल में चीन यानी कि मंचूरिया, यह जलवायु कहाँ पर देखी जाती है? तो चीन यानी मंचूरिया में, कनाडा में, जापान में। पश्चिमी यूरोप तुल्य CB 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यह जलवायु देखने को मिलती है। और यह देश एग्जाम्पल में पुर्तगाल हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल देश में यह जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद है पीरियडी तुल्य BSK 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य यह जलवायु देखने को मिलती है महाद्वीपों के अंत, यानी कि महाद्वीपों के अंत में।
यूएसए कनाडा में यह जलवायु देखने को मिलती है पेरियरी तुल्य। उसके बाद 10वां नंबर सेंट लॉरेंस DB 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। हिमपात तथा आर्द्र, यहाँ पे हिमपात होता है यानी कि बर्फ़ गिरता है, और मौसम यानी कि शुष्क मौसम आर्द्र रहता है, जैसे कनाडा और यूएसए। टैगा प्रदेश PC 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य यह देखने को मिलता है जलवायु। ताप 0 डिग्री से यानी कि तापमान 0 डिग्री से नीचे यहाँ पे हमेशा रहता है। जीवों की कमी देखी जाती है टैगा प्रदेश में, जैसे स्वीडन और फिनलैंड में। उसके बाद है 12वां नंबर टुंड्रा जलवायु ET 66 डिग्री से ऊपर, यानी कि 66 डिग्री अक्षांश से ऊपर यह जलवायु देखने को मिलती है। अत्यधिक ठंड यहाँ पे पड़ता है, जैसे नॉर्वे देश, फिनलैंड देश, ग्रीनलैंड। यहाँ पे हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होता है, और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। कुछ टेक्निकल इशू कारण गर्मी की वजह से या ऐसे इशूज़ हो जाते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, उसके लिए सॉरी।